हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम जो सेल साइकिल पढ़ रहे थे उसकी आगे के फेज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एम फेज़। इसके प्रीवियस हमने इंटरफेज़ को कवर कर लिया था। तो इंटरफेज़ क्या है? बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि जो एम फेज़ है उनके बीच का जो गैप था उसे हमने इंटरफेज़ बोला था, और इंटरफेज़ में भी G1 S G2 फेज़ के बारे में हमने पढ़ा। एम फेज़ क्या है? एम फेज़ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। एक ऐसा पीरियड है जिसमें जितना भी ड्रामेटिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेल डिवीज़न के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस आने हैं और वो चेंजेस आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड द मेजर वैरायटी या फिर वर्चुअलिटी जो आपको देखने को मिलेगी कंपोनेंट्स की, वो भी हम एम फेज़ के अंदर ही देखते हैं। एम फेज़ में क्या होता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ही प्रॉपर रोल प्ले है। सो इन केस ऑफ एम फेज़ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन द पेरेंट सेल, ठीक है, एक पेरेंट सेल है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? इन द प्रोजनी, जो नेक्स्ट प्रोजनी बनेगी उसमें वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड प्रोजनी इज सेम। पेरेंट्स और प्रोजनी में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये कैसा डिवीज़न हुआ? ये इक्वेशनल डिवीज़न हुआ, इक्वली डिवाइडेड हुए हैं। अगर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर दो डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो ये ऐसा जो एक डिवीज़न है जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, जहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट्स में और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी प्रोजनी दोनों और सेम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया कि जो बताया गया कि जो ये स्टेजेस हैं, बेसिकली जो माइटोसिस डिवीज़न के बारे में बात करें तो माइटोसिस डिवीज़न में जितने भी स्टेजेस हैं सेल डिवीज़न के, उसमें 4 स्टेजेस हैं जिसमें न्यूक्लियर डिवाइड होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, हम इन्हें बहुत इसेंशली मतलब अच्छी तरीके से समझें। और ये भी हम ध्यान रखें कि जो डिवीज़न है ये एक प्रोग्रेसिव डिवीज़न है। डिवीज़न धीरे धीरे बढ़ता जाता है और देन एक सेल डिवाइड हो जाती है विद न 2 सेल। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर कट क्लियर लाइन बनाना चाहें, दैट मीन्स अगर हम डिसाइड कर दें कि ये इतना फेज़ प्रो फेज़ में ही आता है, इसके बाद ये एना फेज़ है, अलग अलग है, तो इस तरीके से नहीं होता। और यस, दोनों सारी स्टेजेस आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो फीचर्स आपको बताए जाएंगे उनके थ्रू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये प्रो फेज़ है, ये मेटा फेज़ है, एना फेज़ है। बट सारी फेजेस क्या है? एक साथ अलाइन होती है, एक ही प्रोग्रेसिव प्रोसेस में आपको दिखाई देंगी। एंड इसीलिए आप कोई क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते इन फेसेस के बीच में। तो माइटोसिस में बेसिकली जो 4 स्टेजेस है वो बताई जा रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन दिस वीडियो हम स्टार्टिंग के जो 2 फेजेस है उनको पढ़ेंगे अबाउट द प्रो एंड मेटाफेज, एंड द नेक्स्ट वीडियो हम एनाफेज, टेलोफेज, आफ्टर दैट जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उसको पढ़ेंगे। बिकॉज प्रोसेस ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बट धीरे धीरे करके आराम से इन्हें हम समझ लेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो इस क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ इसी क्लास के लिए, जो आगे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे वहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? फर्स्ट स्टेज होती है माइटोटिस डिवीज़न की, माइटोटिक डिवीज़न की एक पहली स्टेज है। और ये स्टेज कब होती है? आफ्टर द एस एंड G2 फेज़। एस और G2 फेज़ के बाद जो इंटरफेज़ की फेज़ थी उसके बाद प्रोफेज स्टार्ट होती है। जैसे आपको वो सेल साइकिल याद होगी, तो जहाँ पर मेटा फेज़ था, जैसे प्रो मेटा एना टेलो लिखा हुआ था वो फेज़। आफ्टर दैट फिर आपने वहाँ पर G1 फेज़ देखा। G1 क्या होता है? रिलैक्सेशन का फेज़ होता है। जब तक जो सेल प्रॉपर डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बन चुकी है, वो दोबारा जब डिवीज़न में जाएगी तो उसके बीच का जो रिलैक्सेशन पीरियड था वो क्या होता है? G1। आफ्टर दैट सिंथेसिस एस फेज़ होता है, जहाँ पर धीरे धीरे जो DNA है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था कि DNA का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है इन एस फेज़ में। आफ्टर दैट G2 फेज़। G2 फेज़ में जो प्रोटीन है जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे, ऑल्सो जो सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेल डिवीज़न के लिए हेल्पफुल है, तो प्रोटीन एंड सेंट्रियोल्स का जो फॉर्मेशन है वो ना G2 फेज़ में स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आफ्टर द एस फेज़ एंड G2 फेज़ के बाद जो फेज़ आती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो फेज़ बोलते हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ एम फेज़। आफ्टर दैट इन एस फेज़ एंड G2 फेज़ में न्यू DNA फॉर्म हो चुका है, ठीक है। जो एस फेज़ बनी जिसमें हमने सिंथेसिस की है, न्यूक्लियर DNA कॉपी डबल होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो जैसे मैंने बताया था कि अगर वहाँ पर 2 DNA है मॉलिक्यूल्स तो वो आगे जाके 4 बन जाएंगे, जस्ट कॉपी वहाँ पर डबल हो चुकी है। लेकिन
डबल बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन अभी ये प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देती है। अगर आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोप्स के थ्रू इनको प्रॉपर देखने की कोशिश करें तो ये आपको क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, उनमें कोई डिफरेंस, डिस्टिंक्ट डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता है कि ये पहले 2 थे अब 4 हो गए। एक क्लियर डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा जब तक वो S और G2 फेज़ में होते हैं। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हो जाती है तो प्रोफेज स्टार्ट में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है जो अभी आपको एक साथ स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिसमें आप प्रॉपर डिफरेंस नहीं कर पा रहे, अब वो धीरे धीरे के कंडेंस होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन जो हमें वहाँ पे क्रोमोसोम्स का वर्क है वो प्रॉपर डिस्टिंक्ट होना दिखना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स पहले क्या है, एक क्रोमोसोमल मटेरियल है बहुत ज़्यादा, अब ये क्रोमोसोमल मटेरियल थोड़ा थोड़ा सा कंडेंस होना स्टार्ट करता है, आपको कुछ इस तरीके से लाइंस दिखाई देंगी एंड देन इन द लास्ट आपको प्रॉपर क्रोमोसोम्स दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेस होती रहती है जिसमें पहले क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे क्रोमेटिन थ्रेड्स और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, देन प्रॉपर क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देते हैं। द सेंट्रियोल्स एंड एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने बोला G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन और सेंट्रियोल्स दोनों, तो जो सेंट्रियोल्स हैं अब वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, डुप्लीकेशन कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि S फेज़ में सिर्फ DNA डुप्लीकेट हुआ है, अभी बाकी चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होती, लेकिन जब प्रो फेज स्टार्ट हो जाती है तब जो सेंट्रियोल्स हैं जो G2 फेज़ में स्टार्ट हो चुके थे, बन चुके थे, अब वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द S फेज़, जो S फेज़ यहाँ पर है, अब S फेज़ में जो सेंट्रियोल्स बने थे वो अब क्या हो जाएगा, S फेज़ में क्या बनता है, DNA जो वहाँ पर रेप्लिकेट हुआ था और ऑल्सो जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया है जिसकी वजह से 2 पोल्स बन जाते हैं। अगर आपकी एक सेल है तो उसमें 2 पोल्स बन जाते हैं, जो सेंट्रियोल से वो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और जो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे जिसकी वजह से 2 अपोजिट साइड बन जाती हैं एंड ये अपोजिट साइड आगे जाकर जो प्रॉपर जो 2 इक्वल सेल्स डिवाइड जाती है उसमें हेल्प करती है। तो पहले यहाँ पे बताया गया मेन इसेंशियल कंपोनेंट देखें कि जो प्रो फेज़ में क्या क्या हुआ, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हम जो कंप्लीट हुई हैं प्रो फेज़ में। तो फर्स्ट तो क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाने के बाद क्रोमेटिन्स हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। ऑल्सो जो नेक्स्ट प्रोसेस थी जिसमें सेंट्रियोल्स क्या है, 2 अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, राइट। सो जो 2 मेन प्रोसेस है जो यहाँ पर हो रही है उनको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया है, अब ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा एंड देन इससे क्या होगी, जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स हैं जिनमें माइटोटिक डिवीज़न होना है वो प्रॉपर आपको दिखाई देने लगेगा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी द कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा कंपोज होता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा जुड़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर क्रोमैटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड्स यहाँ पर बन जाएंगे और जो सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर यहाँ पर अटैच है उससे अटैच होते हैं, तो इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होंगे एंड प्रॉपर क्रोमैटिन थ्रेड्स जो कि सेंट्रोमियर से अटैच होता है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट क्योंकि यहाँ पर अब क्या होना है, जो प्रॉपर 2 पोल्स बनने हैं तो 2 पोल्स बनने के लिए माइटोटिक स्पिंडल्स फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एक प्रोटीनस कंपोनेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीनियस कंपोनेंट है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। आपने जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ी होंगी तो वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का वर्क यहाँ पर ही है, वो मैंने वहाँ पर बताया भी था आपको सेल डिवीज़न में वो वर्क करते हैं। सो वैसे ही सेल डिवीज़न में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उस स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। पहले तो जो सेंट्रियोल से 2 अपोजिट पोल में चले जाएंगे एंड उन सेंट्रियोल से फिर क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, एंड स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। एक प्रोटीनस कंपोनेंट हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये इस प्रोसेस को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका डायग्राम देख लें, इस प्रोसेस का डायग्राम, तो ये बहुत आपकी बुक में जो डायग्राम है वो है अर्ली प्रोफेज का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर आपको अभी कुछ प्रॉपर समझ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे कुछ क्रोमोसोम्स है जो अलग अलग आपको
तरीके से फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, पर प्रॉपर क्लियर यहाँ पर नहीं हो रहा है। एंड धीरे धीरे क्या होगा, ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद कुछ इस तरह की, ये बिकॉज ये लेट प्रोफेज बताए, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये एक साथ क्रोमेटिन्स मौजूद थे, क्रोमोसोमल मटेरियल मौजूद था, अब वो क्या धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। एंड कंडेंस होने के बाद जो उसका न्यूक्लियर एनवलप है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप, जैसे ये कंडेंसेशन की प्रोसेस खत्म होगी तो न्यूक्लियर एनवलप हट जाता है, और उसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होकर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। प्रोफेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से पहले जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद प्रॉपर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के अलाइन होते हैं, अभी बताऊंगी आपको सिस्टर क्रोमोसोम्स के बारे में, वो सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते चले जाते हैं। ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका फॉर्मेशन होने लगता है। ये सेंट्रोमियर्स जो साइड में है, एंड फिर अभी ये क्या आ गया, यहाँ पर जो सेंट्रोसोम्स है यानी कि जो सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंट्रियोल्स यहाँ पर है, ये धीरे धीरे अपने स्पिंडल फाइबर्स को 2 अपोजिट फेज में पहुंचकर फॉर्म करने लगे। अभी हमने चेक किया प्रोफेज को कि प्रोफेज किस तरीके से फॉर्म होते हैं। मैंने आपको छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने की भी कोशिश की कि किस तरीके से प्रोफेज में फेज होती है। नेक्स्ट फेज जो हमारी है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि अब पहले आपको प्रॉपर क्रोमोसोम्स भी नहीं दिख रहे थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो क्रोमोसोमल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं मटेरियल, एंड देन धीरे धीरे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ पर क्या है, अब जो न्यूक्लियर एनवलप है वो न्यूक्लियर एनवलप प्रॉपर डिस्टिंग्विश हो जाता है, मतलब प्रॉपर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। बिकॉज पहले जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जब न्यूक्लियस ये क्रोमोटिन्स थ्रेड आपको दिखाई देंगे, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, तो जब लेट प्रोफेज कह लें या फिर जब मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है तो उस दौरान जो भी न्यूक्लियर एनवलप है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, चला जाता है। ये क्या होती है, जो ये माइटोसिस की सेकंड फेज़ है, जहाँ पर जो अब आपको प्रॉपर क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। और क्योंकि न्यूक्लियस एनवलप अब है नहीं, न्यूक्लियस एनवलप खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब इस स्टेज में क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो चुका है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली वहाँ पर दिखाई देंगी बाय द माइक्रोस्कोप। और ये जो फेज़ है, कौन सी फेज़ है, हम मेटाफेज़ की बात करें। एक्चुअली जो ये मेटाफेज़ है जो कि हमें मिली है, और ये मेटाफेज में हम क्रोमोसोम्स की जो मार्फोलॉजी है, क्रोमोसोम्स कैसा दिखता है, जैसे मैंने इसके प्रीवियस में आपको बताया भी था कि क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो वो सब यूनिट्स जो उसमें 2 लगी हैं वो उनके अकॉर्डिंग, तो किस तरीके से हमने उनकी मार्फोलॉजी को पढ़ा, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है जो कि क्रोमोसोम्स की गई, वो सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज के टाइम ही की जा सकती है। बिकॉज जब सेल डिवीज़न होता है तभी हमें ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ ये कंडेंस मटेरियल के फॉर्म में ही होता है। तो जितनी भी स्टडीज़ की जाती हैं क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग वो मेटाफेज पर ही की जाती है। और इस स्टेज पे होता गया, जैसे मैंने अभी आपको सिस्टर क्रोमेटिन बोला था, वैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। जब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं तो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है, तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में फॉर्म हो जाते हैं, एंड जो हेल्ड है, लगे हुए एक दूसरे के साथ अटैच हैं बाय द सेंट्रोमियर। उन दोनों की बॉडी पर जो बिटवीन अ सेंट्रोमियर मौजूद है, ये सेंट्रोमियर की वजह से ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ऑल्सो इन सेंट्रोमियर्स के ऊपर आपको एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऑन द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर बस एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे किनेटोफोर्स भी बोला जाता है। दैट मीन्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से फोर्स बोलते हैं, वो वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है, जो कि होल्ड अप करने का बस काम करता है। जो ये स्ट्रक्चर है, अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, जो सिस्टर क्रोमेटिन्स बन गए, और जैसे कि भी आपने वीडियो में देखा था कि 2 स्पिंडल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे थे जनरेट होते हुए 2 अपोजिट फोर्स पर। जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, तो एक ये पोल और एक ये पोल, 2 अपोजिट पोल्स पर आपको कुछ फाइबर्स इस तरीके से ग्रो होते हुए दिखे थे। तो ये जो फाइबर्स है जो सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह होते हैं, जो वर्क करते हैं एज अ स्पिंडल फाइबर्स, तो ये स्पिंडल फाइबर्स अब फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं ऑन द क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम से अटैच कैसे होंगे आपको ये देखना है। देखिए, अब ये क्रोमोसोम से कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको
एक पोजीशन में, सेंटर पोजीशन में ये अलाइन कर देते हैं। दैट मीन्स ये एक न्यूक्लियस, बहुत सारे क्रोमोसोम्स थे जो इस तरीके से यहाँ है, यहाँ इस तरीके से अलाइन घूम रहे थे। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स आता है और इन सारे क्रोमोसोम्स को एक लाइन पर, एक प्लेन के ऊपर अलाइन कर देता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक अलाइन प्लेन पे अलाइन कर देगा। और ये जो मेटाफेज का एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से जितने भी क्रोमोसोम्स थ्रेड हैं या जितने भी आपको यहाँ पे मटेरियल्स दिखाई देंगे वो एक इक्वेटर, एक लाइन पर अलाइन हो जाएंगे। एंड जो किनेटोफोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे अभी आपने देखा कि एक ये है, क्या है ये, एक क्रोमोसोम्स है, फिर इससे ही एक और यहाँ पर क्रोमोसोम अटैच है और दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर किनेटोफोर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक किनेटोफोर्स लगा हुआ है। तो एक जो किनेटोफोर्स है वो अपवर्ड साइड में, मतलब एक स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है और दूसरा जो है वो दूसरे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर एक मिड लाइन में सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि जो किनेटोफोर्स यहाँ पर लगा हुआ वो स्पिंडल फाइबर से, एक किनेटोफोर्स एक पोल वाले फाइबर से अटैच हो जाता है, एंड वहीं जो उसके से ही लगा हुआ सिस्टर क्रोमोसोम्स है वो दूसरे पोल वाले, अपोजिट पोल वाला जो स्पिंडल फाइबर है उससे अटैच हो जाता है। और इसलिए जो सारी चीज़ें हैं वो बीच में अलाइन हो जाती हैं। ऑल्सो जो यहाँ पर प्लेन बनता है, एक अलाइन प्लेन यहाँ पर बनता है इन मेटाफेज, उसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और कुछ की फीचर्स बताए गए हैं कि बेसिकली इस मेटाफोर में होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर से वो किनेटोफोर से अटैच हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स में जो डिस्क लाइक आपको शेप दिखाई दे रहा है उस शेप के साथ आपको स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हुए दिखाई देंगे। ऑल्सो जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे, जितने भी स्पेंडल बीक, इक्वेटर मतलब मिड की जो लाइन है उस पर सारे अलाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और वो कैसे अटैच होते हैं, कैसे अलाइन होते हैं एक वन लाइन में, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, जो उन पे अपोजिट पोल्स के थ्रू उस पर स्पिंडल फाइबर्स है उनके द्वारा वो अटैच होकर एक मिड लाइन में अरेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं। ये कैसी फेज़ यहाँ पे बताई गई है, मेटाफेज के ट्रांजिस्टिव फेज स्टार्टिंग की फेज होती है। जैसे आपने यहाँ पे सिस्टर क्रोमोटिन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये इस तरीके से सिस्टर क्रोमोटिन्स आपस में लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी एक क्रोमोसोम्स ले लीजिए, अगर हम इस वाले क्रोमोसोम्स को लेते हैं, अब आप देखो इसके ऊपर एक क्या हुआ है, किनेटोफोर लगा हुआ है कि यहाँ पर भी लगा हुआ है जो आपको डिस्क लाइक शेप दिखाई दे रहा है। अब ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है। इससे एक स्पिंडल फाइबर जो निकल रहा है उसने ऊपर वाले किनेटोफोर्स को पकड़ के रखा हुआ है, अटैच हो गया है उससे, और जो यहाँ पर सेंट्रियोल है वो इस साइड को पकड़ लेता है, यानी इस साइड वाले सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, एक स्पिंडल फाइबर्स इस साइड से जो अटैच है, दूसरा इस साइड से अटैच होता है, जिसकी वजह से जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर है वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। बिकॉज जो वन पोल से इस पर अट्रैक्शन लग रहा है, या वन पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स उन्हें अटैच करके रखते हैं, एंड वही दूसरे पोल से जो अपोजिट पोल है उससे भी स्पिंडल फाइबर्स उन्हें अटैच करके रखते हैं। इसीलिए मिड की जो लाइन होती है, जो इक्वेटर वाली लाइन होती है, इस पर सारे आकर अटैच हो जाते हैं और एक मिड लाइन या मिड प्लेन पर सब अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो फेज़ होती है हमें वो कहाँ पर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना मेटा फेज़ में। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए थे। अब जो यहाँ पर मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है, मेटाफेज में अब क्या होगा कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि क्रोमोसोम्स पर अटैच हो जाते हैं। अब ये किस तरीके से अटैच होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक जो अपोजिट साइड है, एक ये इक्वेटर प्लेन आपको दिखाई देता है जो कि सिस्टर क्रोमोटिन्स है, ये इस तरीके से अटैच होते हैं सेंट्रोमोर से, एक अपवर्ड डायरेक्शन में अटैच है और दूसरा जो नीचे वाला अपोजिट पोल है उससे वो अटैच हो जाते हैं। और जो जितने भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स है सब एक लाइन में सीक्वेंसली अरेंज। सो इन दिस वीडियो हमने सिर्फ 2 फेजेस को कवर किया है, प्रोफेज एंड मेटाफेज को। नेक्स्ट इसके बाद हम एनाफेज एंड टेलोफेज को एंड साइटोकाइनेसिस को, एक साथ सारी फेज को हम, बिकॉज हम एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखे हुए कर रहे हैं, तो सारी एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें बताई गई उनको ध्यान में रखकर मैं आपको समझा रही हूँ। एंड देन हम एक प्रॉपर फेज देखेंगे जिसमें मैं प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दूँगी ताकि आप ईजिली उन्हें समझ सकें।